वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। देखो, जो आजकल अपना ओबीसी का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करवा दी है। बाकी अब जो आगे आगे डिजीज कंडीशन शुरू हो रही है जिसके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है अपना पॉलीहाइड्रोएमनियस, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, कहां से आते हैं, वो मैं सारा सब कुछ बताऊंगा, आपको समझ भी आएगा सिंपल भाषा में। लेकिन सिर्फ शर्त एक है कि आप वीडियो को पूरी देखना और समझना कि मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं और पॉलीहाइड्रोएमनियस क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दैट इज पॉलीहाइड्रोएमनियस। देखो, टर्म से ही पता चल रहा है। पॉली यानी कि सर इंक्रीज, यानी कि ज्यादा, हाइड्रो यानी कि वाटर। ठीक है, हाइड्रो यानी फ्लूइड मान लो, वाटर मान लो, कुछ भी मान लो। एमनियोस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक, एमनियोन से याद रखना अंदर से। तो जब एमनियोटिक वाटर इंक्रीज हो जाए, नाम है उस टर्म का पॉलीहाइड्रोएमनियोस। कितना कितना सर? 2000 ml से ज्यादा। ठीक है, जब 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो जाए, किसके अंदर? एक यूट्रस के अंदर, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, अच्छा, एक टर्म आती है दैट इज AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 5 से 25 सेंटीमीटर का होता है। अब आप बोलोगे सर ये AFI क्या होता है? देखो, एक यूट्रस को 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। जब चारों को चारों तरफ से जो इसका कैलकुलेट किया जाता है तो दैट इज नॉर्मली आता है 5 to 25 सेंटीमीटर तक आता है। जब 25 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो कितना होता है, क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। और अगर 5 से डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, कम हो जाए। ठीक है, तो ये अलग कंडीशन होती है जो मैं आपको आगे वाले स्टेज के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये तो छोड़ो। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है कि सर अपने पास में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक यूट्रस के भागों के अंदर बांटा जाए तो उनको सारों को जो कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आता है, 5 से 25 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इसके बीच में आता है। अच्छा, एक चीज होती है, देखो क्या होता है कि कैसे होता है सर, यूएसजी गाइडेड होता है। ठीक है, यानी कि यूएसजी के द्वारा इसको जांच की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, यूएसजी के द्वारा लगाया जाता है। तो यूएसजी से रिलेटेड क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको कि क्या होता है कि 2 तरह की यूएसजी होती है। पहली बात तो यूएसजी काम किसके ऊपर करती है? अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि किसके ऊपर काम करती है? साउंड वेव्स के ऊपर काम करती है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, साउंड वेव के ऊपर काम करती है। 2 तरह की होती है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। ठीक है, ट्रांस यानी कि के द्वारा, वजाइनल यानी कि वजाइना के द्वारा, सोनोग्राफी यानी कि सोनोग्राफी करना। इसका जो नॉर्मल हर्ट्ज होता है दैट इज 5 हर्ट्ज, 5 to 7 हर्ट्ज होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर की जाती है। सभी को बताओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12, पहले जो 12 वीक होते हैं वहां तक होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी ही करते हैं और बेस्ट बताता है ये। ठीक है, बेस्ट जो गैस्ट्रेशनल एज वगैरह इसी के द्वारा बताया जा सकता है। और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है, ये 3 से 5 हर्ट्ज की क्या नाम है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। और मेनली क्या नाम है, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो यूएसजी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास में, अब 2000 ml से ज्यादा इंक्रीज हो जाए क्या फ्लूइड, या फिर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा AFI हो जाए। एक टर्म आती है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। ठीक है, SDP, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। वो अगर उसका नॉर्मल होता है 2 से 8, अगर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। ठीक है, अब इसकी सीवियरिटी के हिसाब से इसकी थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन है। दैट इज, अगर इसका 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर हो जाए तो फर्स्ट डिग्री होता है, 30 से 35 हो जाए तो सेकंड डिग्री होता है। और अगर बिल्कुल मैंने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है जिसके अंदर 35 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए। ठीक है, 35 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए उसको सीवियर टर्म बोली जाती है। या फिर इसके अलावा 8 से 11, 11 से 15 और 15 से ज्यादा क्या सेंटीमीटर ज्यादा, SDP यानी कि सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। अगर 8 से 11 इंक्रीज हो जाए तो माइल्ड है। और अगर मॉडरेट के अंदर 11 से 15 और सीवियर के अंदर 15 से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। अब पढ़ते हैं इसके कॉजेस। व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ दिस
कंडीशन, ठीक है। व्हाट आर द मेन कोज, तो कोज के हिसाब से इसको तीन के अंदर बांटा गया है। द फर्स्ट वन विच इज फिटल कोज होता है, यानी कि फिटल के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, मैटरनल के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, या फिर किसके अंदर, प्लेसेंटल के अंदर, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा कोई एबनॉर्मलिटी है। तो फिटल के अंदर सबसे पहले यानी कि जो बच्चा है, बच्चे की वजह से क्या हो सकता है, यानी से ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, एक बच्चा है तो एमनियोटिक फ्लूइड किसके द्वारा बनता है, जो यूरिन होता है, जो मेजर कंपोजिशन होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, वो क्या होती है सर, यूरिन होती है, फिटल यूरिन होता है, ठीक है, फिटल यूरिन होता है। अब अगर दो बच्चे हैं तो ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा, तो ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगा, तो ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, ट्विन प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी के अलावा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्लेफ्ट लिप की वजह से क्या होता है कि जो क्लेफ्ट पैलेट होता है, तो जो बच्चा यूरिन को इंगल्फ करता है अंदर की तरफ, जो स्वेल करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो वापस से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता रहता है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की वजह से, तो भी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसके अलावा एनेंसिफेली होती है। एनेंसिफेली के अंदर क्या होता है कि सर जो क्रेनियल वोल्ट होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो जो ऊपर का क्रेनियल वोल्ट बनता है, जिससे पूरे ब्रेन को कवर करता है, वो बनता ही नहीं है। क्यों, बायोनाइन की डेफिशिएंसी की वजह से। जब अगर प्रेगनेंसी के दौरान पे एक मदर B9 डेफिशिएंसी, विटामिन होता है फोलिक एसिड, जब ये विटामिन कम लिया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो क्रेनियल वोल्ट बनता है, जिसकी वजह से जो CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। बाकी इसके अलावा इसको प्रिवेंट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या कि एक मंथ भी कब अपन फोलिक एसिड इंक्रीज करे, जिससे कि कोई डिफॉर्मिटी ना आए, कोई भी स्पाइना बिफिडा वगैरह जो होता है वो सब कुछ ना हो, ठीक है। तो क्या होता है कि 1 मंथ बिफोर, यानी कि 1 मंथ बिफोर, यानी कि आजकल जितनी भी प्रेगनेंसी होती है वो सारी प्लांट प्रेगनेंसीज होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप 1 मंथ बिफोर ही क्या शुरू कर दो, विटामिन B9, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो एनेंसिफेली के और स्पाइना बिफिडा के जो चांसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। कितना, अगर प्रोफिलाइटिक दे रहे हो ना जब, तो 0.4 mg, क्वेश्चन आता है ये कितनी डोज, ठीक है। तो प्रोफिलाइटिक तो क्या होता है 0.4 mg, और अगर थेरेपेटिक दे रहे हो, ठीक है, थेरेपेटिकली दे रहे हो तो फिर 4 mg होती है, ठीक है, 4 mg। तो दिस इज द नॉर्मल रेजिमेंट दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द पॉलीहाइड्रोनिक कंडीशन, ठीक है। तो 1 मंथ B9 दी जाती है, और कब तक दी जाती है, मिनिमम तो 100 डेज तो दी जाती है, यानी कि 100 डेज तो दी जाएगी। बाकी इसके अलावा 3 to 4 मंथ दी जाती है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी कुछ ना कुछ 1 मंथ ऊपर ही, ठीक है। तो ये होता है रेजिमेंट। देन इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है सर, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, 13 की, 18 की, 19 की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी अगर कोई इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है क्या, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। मैटरनल कंडीशन होता है, तो मैटरनल कंडीशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि सर अगर फीमेल डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक है, तो उसके अंदर भी चांसेस बड़े हो रहते हैं। RH आइसो इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इसकी वजह से भी हो सकता है। मैटरनल हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा रीनल फेलियर हो जाती है मदर की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर मैं इसको वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊं, डायबिटिक अगर मदर है तो क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो मदर का हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है कंडीशन के अंदर, पहले से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, मोर ग्लूकोज क्रॉस करेगा किसको, प्लेसेंटा को, बच्चे के अंदर जाएगा, तो क्या होता है, और इंसुलिन क्रॉस कर नहीं सकता, तो खुद का इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा तो जिसकी ज्यादा डिपोजिशन होगी किसकी, जो ग्लूकोज की है लीवर के अंदर, उसकी वजह से जो बीएमआर इंक्रीज होगा बच्चे का बीएमआर इंक्रीज होगा, तो मेटाबॉलिक जो वाटर इंक्रीज होता है ना, वो वाटर पॉलीहाइड्रोनियस कर देता है। याद रखना, वैसे ये क्वेश्चन पूछते नहीं है बट फिर भी मैं बता दिया। आरएच आइसोनेशन होती है, मैटरनल हाइपरटेंशन करवा देती है, हाइपरटेंशन की वजह से भी वही होती है, बार बार प्रेशर इंक्रीज होगा, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और रीनल फेलियर के अंदर भी ऐसे होगा, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल अबाउट द मैटरनल कोज, जो क्या करवा सकते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोस करवा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियस, तो आप क्या बोलोगे सर, इडियोपैथिक, कोई पता नहीं होता क्या कारण होता है, कुछ भी नहीं पता रहता, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइल्ड पॉलीहाइड्रोनियस, तो भी इडियोपैथिक। अच्छा, सेकंड प्रायोरिटी, अगर इडियोपैथिक नहीं दे रखा हो तो सेकंड प्रायोरिटी आएगी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, जिसकी प्रॉपर तरीके से पैलेट ना बने और क्लेफ्ट लिप ना बने, वो
सब कुछ हो सकता है। मैंने इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है लेफ्ट प्लेट पे, आप जाके देख सकते हैं पीडियाट्रिक सेक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये कारण होते हैं। अगर थर्ड मोस्ट कॉमन पूछे तो एनमेसिफेली भी आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में फिर क्या होता है इसके बाद में कि मैनेजमेंट, यानी कि व्हाट आर द मेन मैनेजमेंट ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमनियोज। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज का जो मैनेजमेंट के अंदर 3 मैनेजमेंट आते हैं। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट उठाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दिए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इनहिबिटर, ठीक है। सबसे पहले दी थी इंडोमिथासिन, यानी कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, पॉलीहाइड्रोएमनियोज के अंदर इंडोमिथासिन दी जाती है। एनसेड होती है, सभी को पता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती है वो होती है एनसेड, और क्या इंडोमिथासिन होती है। इंडोमिथासिन क्या करती है, वही है कि वैसोडाइलेटर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, सभी को पता है, मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। जिसके अंदर क्या होता है कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडाइलेटर्स होते हैं, अगर आप इंडोमिथासिन दोगे तो जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कम यूरिन बनेगा किसके अंदर, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन किसकी होगी, जो किडनी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स है उनकी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो कम यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और कम यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो कम फ्लूइड बनेगा, ठीक है। और इसकी डोज होती है 1.5 से 3 mg पर केजी पर डोज, ठीक है, ऐसे दिया जाता है ये। और बाकी इसके अलावा एक साइड इफेक्ट होता है इसका इंडोमिथासिन का बहुत कॉमन, दैट इज ये प्रीमैच्योर बंद कर देती है किसको, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द पेटेंट डक्टस, ना सॉरी क्या, डक्टस आर्टेरियोसिस को, ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, इसको बंद कर देती है। डक्टस आर्टेरियोसिस जब एक बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है, माँ के यूट्रस के अंदर होता है, उस टाइम के ऊपर जो एरोटा या एंड पल्मोनरी आर्टरी दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे डक्टस आर्टेरियोसिस उसको पहले से बंद कर देती है। इसलिए इसको प्रिवेंट करवाने के लिए बेक्लामिथासोन दिया जाता है, ठीक है, बेक्लामिथासोन दिया जाता है, जिससे कि ये कंडीशन अराइज ना हो। बाकी इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अमीनोसेंटेसिस करवाते हैं, सभी को पता होगा, बहुत कॉमन है। देखो ये प्रोसेस होता है किसी भी फ्लूइड का बाहर निकालना, एमनियो यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का, पुल्डोसेंटेसिस पाउच ऑफ डगलस होता है, वहां से बाहर निकाला जाता है। बाकी इसके अलावा थोरेकोसेंटेसिस होता है, एबिडोमिनल सेंटेसिस होता है, प्लूरल सेंटेसिस होता है। ये सारा सब कुछ क्या होता है, जिसके अंदर से किसी भी कैविटी के अंदर से फ्लूइड का बाहर निकालना, उसके पीछे सेंटेसिस लग जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज। तो एमनियोटिक सेंटेसिस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का बाहर निकालना 18 से 20 गोज की नीडल यूज की जाती है, और बेस्ट मैनेजमेंट होता है, बेस्ट मैनेजमेंट होता है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड भर रहा है, फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे तो बेस्ट मैनेजमेंट होगा, ड्रग से इतना इफेक्टिव हो ना हो, बट इससे तो कंफर्मेटिव हो ही जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, अच्छा इसको सीरियल अमीनोसेंटेसिस कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीरियल अमीनोसेंटेसिस इज यूज्ड इन व्हिच प्रोसेस, व्हिच डिजीज, तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी इसका होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट, इस नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से फीटल हार्ट रेट बच्चे की मॉनिटर करते हैं, ठीक है, प्लस में प्रॉपर तरीके से फीमेल का यानी कि मदर का वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, इनटेक आउटपुट न्यूट्रिशन वगैरह मेंटेन की जाती है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल किक कितनी होती है, ठीक है, तो अगर एक बच्चा है, एक बच्चे के अंदर फिटस का है, फिटस के अंदर अगर वो 10 किक कर रहा है इन 12 आवर, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है और बहुत सही है, नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन बताऊं मैं किसकी, पॉलीहाइड्रोएमनियोज की। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर पी से याद रखो, पी स्टैंड फॉर प्रो, ठीक है, पी स्टैंड फॉर प्रोम, पी स्टैंड फॉर प्रोलैप्स यानी कि कोड प्रोलैप्स, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, प्री प्रोम हो जाता है, प्रोलैप्स कोड हो जाती है, प्री एक्लेम्सिया हो जाती है। बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, और अगर एक टर्म बताऊं मैं आपको, दैट इज प्री टर्म लेबर, ठीक है, हाँ, प्री टर्म लेबर, ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, पॉलीहाइड्रोएमनियोज का। प्री एक्लेम्सिया भी हो सकता है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, और प्री टर्म लेबर होता है, और पीपीएच हो जाता है, ठीक है, पीपीएच इन द सेंस कि पोस्टपार्टम हेमरेज करवा देता है, एटोनिक वाला। तो दीज आर द प्रोम यानी कि लेबर के टाइम होने से पहले, लेबर शुरू होने से पहले ही रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन का, दैट इज नोन एज प्रोम, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रोलैप्स, कोड का प्रोलैप्स हो जाए यानी कि कोड ही प्रोलैप्स हो जाए, हमेशा ट्रेंडलबर्ग पोजीशन या फिर गेनोपेक्टरल या नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है मैनेजमेंट के लिए।
कोर्ट प्रोसेस के अंदर सेकंड स्टेज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, वैसे भी नॉर्मल लेबर के अंदर। प्लस में इसके अलावा प्री-एक्लेम्पसिया, मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है, सभी को पता है। बाकी प्री टर्म लेबर भाई 38 से वीक से पहले लेबर हो जाए, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डिलीवरी का, इसका पॉलीहाइड्रोएमनियोस का, ठीक है। और बाकी इसके अलावा पीपीएस हो जाती है एटोनिक वाला, जो कि मोस्ट कॉमन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी कि क्या पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। बाकी अगर ऐसी वीडियोस में और टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट के ओबीसी के ऊपर या फिर अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर डालता रहूंगा। बाकी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, समझ में आई है, तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल आपका हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं एनक्लेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।